हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हम पढ़ रहे थे। हमने 6 प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं बेटा, 7-1 लास्ट है बेटा, और इसके बाद नए टॉपिक की चर्चा करनी है। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना शुरू करना। बेटा लास्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से बात को समझने की कोशिश करना। वैसे तो इसके नाम में ही सब कुछ है बेटा, लोग करेंगे बात। बेटा एक इंसान ना अपना घर बना रहा था, और जब उसने ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लिया, मान लो बेटा वो 400 गज में घर बना रहा है, जब उसने ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लिया तब तक घर की वैल्यू 1 CR थी, 1 करोड़ थी बेटा। ठीक है, उसने बेटा एक इंश्योरेंस कंपनी को विजिट करा, किसी का भी नाम ले लो बेटा, इंश्योरेंस कंपनी 1 बोल रहा हूं मैं तो। एक इंश्योरेंस कंपनी को विजिट करा और बोला कि मेरे को ना फायर इंश्योरेंस कराना है अपने घर का। उन्होंने कहा ठीक है, कर देते हैं फायर इंश्योरेंस। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे दो, 1 करोड़ का पूरा घर इंश्योर कर देंगे। उसने कहा ठीक है। उसने बेटा इंश्योरेंस कंपनी 1 को प्रीमियम पे कर दिया बेटा, अमाउंटेड टू ₹1 लाख, और बेटा पूरा घर इंश्योर करा लिया जिसकी वर्थ है बेटा 1 CR। ठीक है, अगले 3 महीने में उसने क्या करा बेटा, एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया बेटा, फर्स्ट फ्लोर खड़ा कर दिया बेटा, और बेटा 50 लाख और लगा दिए बेटा। घर की वर्थ बढ़कर हो गई बेटा 1.5 करोड़। इस बार वो एक और इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया, उसने कहा घर इंश्योर कराना है। उन्होंने कैलकुलेट करी, वैल्यू बेटा 1.5 करोड़ थी घर की। उन्होंने कहा ठीक है, कर देंगे इंश्योर, आप एक काम करो प्रीमियम अमाउंट दे दो 1.5 लाख रुपए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। तो बेटा अपने घर को अब वो दूसरी कंपनी से इंश्योर करा लाया बेटा, 1.5 लाख रुपए प्रीमियम पे कराया। ठीक है जी बेटा, उसने अगले 3 महीने में एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया बेटा। अब घर की वैल्यू मान लो सेकेंड फ्लोर पे उसने 1 करोड़ और लगा दिया, अब टोटल घर की वैल्यू हो गई 2.5 करोड़ रुपए। एक और इंश्योरेंस कंपनी को विजिट करता है, कहता है मुझे फायर इंश्योरेंस कराना है। उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट करी, 2.5 CR वैल्यू थी। उन्होंने कहा लाओ 2.5 लाख रुपए प्रीमियम दो, पूरा घर इंश्योर करते। तो बेटा इसने 2.5 लाख रुपए प्रीमियम दे दिया बेटा, और पूरा घर इंश्योर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। ये इंश्योरेंस कंपनी 3 को पे करा इसने। ठीक है, यहां पर बेटा 1 करोड़ से घर प्रोटेक्टेड है, यहां 1.5 करोड़ से प्रोटेक्टेड है बेटा, और यहां 2.5 करोड़ से प्रोटेक्टेड है घर। ऐसा ही है बेटा, मैंने यही बोला एग्जांपल में, 1 करोड़ से घर प्रोटेक्टेड था बेटा, यहां 1.5 करोड़ से और यहां 2.5 करोड़ से। ऐसा ही है बेटा, तीनों फायर इंश्योरेंस है, और बेटा लकीली घर में आग लग गई। आप तो ऐसे ही चाहोगे ना कुछ मिले हाँ जी। तो बेटा घर में आग लग गई, और मान लो नुकसान हुआ 10 लाख रुपए का। मान लो बेटा नुकसान हुआ 10 लाख रुपए का। लो प्यारे बच्चों सुनना, बहुत मजेदार बात है। ये मान लो मिस्टर ए का घर है, मिस्टर ए ने कहा इंश्योरेंस कंपनी 1 10 लाख रुपए, 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कराया हुआ है मैंने, 10 लाख का नुकसान हुआ है, 10 लाख दे जा। इंश्योरेंस कंपनी 2 1.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस उससे लिया हुआ है, घर में आग लगी है, 10 लाख तू दे जा। और इंश्योरेंस कंपनी 3 10 लाख तू दे जा। सर ऐसे अगेन, इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। पैसा कैसे बना सकते हो आप इंश्योरेंस से? सर उतना ही मिलेगा जितना नुकसान हुआ है। और होगा क्या बेटा, प्रिंसिपल का नाम क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन। सर ये तीनों इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट करके 10 लाख देंगी। इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ये नहीं बेटा अलग अलग तीनों से 10-10 लाख रुपए मांगने शुरू कर दो, 10 लाख के 30 लाख तो तुमने वैसे ही कर दिए बेटा। बाबू इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, सिर्फ लॉस की अमाउंट, और यहां पर बेटा कंट्रीब्यूट करके देंगे। आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट कभी नहीं बना सकते। अब बेटा चलो ये तो समझ में आया कि क्या होगा बेटा, कंट्रीब्यूट करके देंगे। किस रेशो में कंट्रीब्यूट करके देंगे? जैसे जैसे उन्होंने कमाया, जैसे जैसे प्रीमियम लिया बेटा, प्रीमियम की रेशो में कंट्रीब्यूट करके दे दो।
प्रीमियम की रेशो है 1 लाख रेशो 1,50,000 रेशो 2,50,000। अगर मैं 50,000 से कैंसिल करने लगूं तो मैं बोल सकता हूं 2:3:5। इंश्योरेंस कंपनी 2/10 हिस्सा देगी बेटा, इंश्योरेंस कंपनी 2 3/10 और बेटा इंश्योरेंस कंपनी 3 5/10। बेटा टोटल 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इंश्योरेंस कंपनी 1 ने कहा मेरे को तो तू सिर्फ 1 लाख प्रीमियम देता था, 1.5 और 2.5 तो इनको देता था, सब अपनी अपनी रेशो में देंगे ना, तो मेरी रेशो है 2/10, मैं पे करता हूं, ये ले 2 लाख मुझसे ले जा। बेटा 3 लाख इंश्योरेंस कंपनी 2 देगी और 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी 3 देगी बेटा। तो मिलेंगे तो पूरे 10 लाख बेटा, और मिलेंगे कैसे बेटा? कंट्रीब्यूट करके मिलेंगे। नाम ही क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तीनों से 10 लाख कभी नहीं मिल सकते बेटा। इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बेटा। ओ लोग के बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अरे तुम क्यों नहीं पूछते निकम्मो ऐसे क्वेश्चन सुना आपने? इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता लगेगा कि तुमने 3 जगह इंश्योरेंस करा रखा है? सर देखो ऐसा होता है, जब आप इंश्योरेंस लेते हो ना, आप किसी प्रॉपर्टी को डालते हो तो इसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। मैं इंश्योरेंस कंपनी 1 हूं, जैसे ही आपने बताया मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर का एड्रेस दिस एंड दैट कुछ भी, हाउस नंबर 121 माधव नगर सहारनपुर, तो उन्होंने एंटर करा 121 माधव नगर सहारनपुर, देखा पहले कोई प्रॉपर्टी बेटा फायर इंश्योरेंस के अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा बेटा? फर्स्ट टाइम आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस कर दिया 1 CR। जब इंश्योरेंस कंपनी 2 कर रही थी, जैसे उन्होंने डाला 121 माधव नगर सहारनपुर, अच्छा समझ में आ गया, अच्छा पहले भी इंश्योरेंस कराया किसी कंपनी से, चल कोई नहीं करा ले, वो तो कुछ कहेगी नहीं इस टाइम पर बोल के प्रीमियम थोड़ी मरवाना। उन्होंने कहा ठीक है हाँ करो। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी 3, सबको पता था बेटा कि एक प्रॉपर्टी 3 जगह पर इंश्योर हुई है, कोई कुछ नहीं कहेगा, जब आग लगेगी तब सब बोलेंगे। क्या चीज? सिस्टम चलाने की बात नहीं, इसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। डेटाबेस ऐसा है बेटा जिसका एक्सेस सारी इंश्योरेंस कंपनी को है, वो डेटाबेस ऐसा है, सिस्टम कोई नहीं चला सकता, लेकिन डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड है इसका। क्लियर? ओ लोग के? हाँ जी सर देखो फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने के बाद सिर्फ वैल्यू बढ़ी है, आपने फर्स्ट फ्लोर का इंश्योरेंस नहीं कराया, आपने 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया। 1 करोड़ नीचे वाले घर की वैल्यू थी और 50 लाख ऊपर, सर वो घर के आपने इंश्योरेंस कराया 1.5 करोड़, मैंने कोई फर्स्ट फ्लोर का इंश्योरेंस नहीं लिया। बात ओके? कहीं पर भी आ गए वो लोग के बड़े सर आगे पक्का? चलो जी बेटा, अब इंश्योरेंस में ही एक अगला टॉपिक है, अभी बता देता हूं, इंश्योरेंस अगले पूरे वीक चलने वाला है बेटा, अभी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं इंश्योरेंस में, ठीक है जी। और बेटा उसके बाद चैप्टर सिर्फ 2 ही दिन चलेगा, जिस दिन इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा समझ लेना चैप्टर भी खत्म हो गया बेटा। चलो जी लो प्यारे बच्चों, सब सामने देखेंगे बेटा, अभी हम 3 तरीके के इंश्योरेंस की चर्चा शुरू करेंगे। हमारे कोर्स में 3 तरीके का इंश्योरेंस है, पता है मैंने पहले भी बताया, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। और बेटा मैं आपका दिमाग वैसे ही प्रिपेयर करके लाया हूं, जब मैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा रहा था मैं एग्जाम्पल भी इन्हीं तीनों के दे रहा था, ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए कि हमें फ्यूचर में इन्हीं तीनों को पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। चलो जी बेटा, बात कर रहा हूं टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कितने तरीके के होते तो बेटा बस गिनती नहीं है कितने प्रोडक्ट होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, लेकिन बड़े कॉमन बहुत 5 हैं बेटा, जो आपके कोर्स का भी पार्ट है, मैंने 5 ही पढ़ने हैं, ठीक है जी। पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, अभी बुक की जरूरत नहीं है, जब पढ़ेगी तो बता दूंगा, ठीक है जी, रीड करने का मौका पूरा दूंगा, घबराना मत बेटा। सबसे पहले है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और बेटा मैं इसको कंपेयर करा देता हूं बेटा एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। बेटा कंपेयर करके समझना आसान होगा, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वर्सेस एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या डिफरेंस होता है सुनना बेटा, नाम है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बेटा
जिंदगी तक चलेगी इंश्योरेंस पॉलिसी। बता देता हूं बेटा, वैसे जनरल केस में लाइफ इंश्योरेंस बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए कराता है इंसान, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 35 साल, इतने बड़े बड़े आप इंश्योरेंस लेते हो, बहुत लंबे लंबे टाइम पीरियड के इंश्योरेंस लेते हो। बाबू अगर आपने होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है ना, तो बेटा डेथ से पहले अमाउंट मिलेगी ही नहीं, खत्म कहानी, मुद्दा ही नहीं आया। नाम ही है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक पॉलिसी रहेगी, जैसे इंसान मर जाएगा बेटा वैसे ही इंश्योरेंस की अमाउंट दे दी जाएगी। अब ऊपर जाके तो देने से रहे तो किसको दे देंगे बेटा, जो भी बेटा नॉमिनी होगा उस इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसको अमाउंट पे कर देंगे। बात क्लियर? नाम ही क्या था बेटा, होल लाइफ पॉलिसी। जीते जी कभी नहीं मिलती बेटा ये, और कभी भी उस इंसान को नहीं मिलती बेटा जिसने अपने लिए इंश्योरेंस लिया है, ठीक है ना। मिलेगी किसको, नॉमिनी को ही मिलेगी बेटा, ठीक है ना। और मिलेगी कब बेटा, अपॉन डेथ ही मिलती है ये, उससे पहले मिल नहीं सकती। बात ओके बेटा, इसको कंपेयर करना और यहां से समझ में आएगी बड़े काम की बात। बेटा एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है बेटा, ये बहुत काम की बात है। डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर, डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो पहले हो जाएगा उस पे पैसे मिल जाएंगे। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, एक इंसान की एज है आज 30 ईयर्स, एग्जैक्टली वो 30 का हुआ है, आज उसका बर्थडे है। उसने 25 साल के लिए बेटा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली फॉर 25 ईयर्स, ठीक है जी। यानी कि बेटा जब तक वो 55 साल का नहीं हो जाता तब तक के लिए उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। बेटा उसकी डेथ 50 में हो गई, उसकी डेथ 50 में हो गई। मैंने क्या बोला, इसके पैसे कब मिलेंगे, डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो जल्दी हो। यहां बेटा मैच्योरिटी पहले हुई है, डेथ पहले हो गई, 50 साल में ही मर गया, जबकि मैच्योरिटी तो पॉलिसी की 55 में होनी थी। तो बेटा जैसे ही उसकी डेथ हुई इंश्योरेंस की आपको अमाउंट मिल जाएगी। आप तो रहे नहीं बेटा, तो किसको दे देंगे, आपके नॉमिनी को दे देंगे। दूसरी बात, आज वो 55 साल का कंप्लीट हो गया है बेटा, जिंदा है। आज क्या हुआ, पॉलिसी मैच्योर हो गई, डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर, यहां मैच्योरिटी जल्दी हुई है बेटा, तो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेंगे। ये किसको मिलेगा, क्योंकि आप जिंदा हो तो ये आप ही को दे दिया जाएगा। सर क्लियर, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। होल लाइफ पॉलिसी ये बेटा जिसने कराई है उसको कभी नहीं मिलती, मतलब आप अपने पैसों के मजे कभी नहीं ले सकते, आप दूसरों के लिए मजे छोड़ के जाओगे, ठीक है ना। ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या फायदा, ठीक है ना, जो दूसरों के लिए मजे छोड़ के जाने, अपने लिए कुछ करो। हाँ जी बेटा, अरे मजाक कर रहा हूँ, वो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। हमारी जनरेशन कहती है किसके लिए छोड़ना, अभी खाओ। सर हमारी जनरेशन ही बोलती है ना, हमारे पेरेंट्स कहते हैं जोड़ो जोड़ो जोड़ो। हम बेटा वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस है। वेस्टर्न कल्चर में एक बात बोली जाती थी किसी टाइम पर, यही हम करते हैं। वेस्टर्न कल्चर में एक बात बोली जाती थी, स्पेंडिंग इवन थ्रू बोरोइंग, खर्च करो चाहे लोन लेके खर्च ना पड़े। और वही हम अब उसी ट्रैक पे हैं भाई, ठीक है ना। गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, ईएमआई पे खरीद दो। लेकिन एप्पल का फोन, अरे रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है क्या, एप्पल के फोन के बाद कोई नहीं, ईएमआई पे ले आओ, चाहे रिचार्ज कराने के पैसे ना हो, खर्च हो चाहे लोन लेके खर्च ना पड़े। सर ये वैसे इंडियन की पॉलिसी कभी नहीं होती थी, ठीक है ना। आपने शायद कभी सुना हो, सारे के सारे फॉरेनर्स की ना एक सिंपल सी पॉलिसी है बेटा, ठीक है ना। वो ना बहुत ज्यादा उजाड़ते हैं पैसे को, ठीक है ना। देखो उनके पास ना फैसिलिटीज बहुत सारी है। आप अमेरिका में रहते हो, आप इंग्लैंड में रहते हो बेटा, आपकी एजुकेशन फ्री है, आपकी हेल्थ फैसिलिटी फ्री है। इंडियन सिर्फ दो ही चीजों के लिए जोड़ रहे होते हैं, मेरे बच्चे की पढ़ाई और हमारी हेल्थ। बस सालो शादियों की अभी पड़ेगी तुम्हारे को, पहले शादी कराओ तुम्हारी, मंत्र मैं ही पढ़ूंगा। हाँ निकम्मे, 11वीं पास नहीं होने को तैयार। मैं बहुत अच्छे मंत्र पढ़ता हूँ, तुझे नहीं पता। ओम मंगलम भगवान विष्णु होगी शादी तेरी, चल सुन अब मेरी बात। तो बेटा अमेरिकन के साथ ना बड़ी सोच क्लियर है उनकी, ठीक है ना। फॉरेनर की सोच बहुत क्लियर है, उनको ये होता है कि यार एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट हमें फ्री दे रही है, हेल्थ फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट हमें फ्री दे रही है, हमें किसके लिए जोड़ना। उनकी सोच ये है बेटा, हम 6 महीने कमाएंगे,
और 6 महीने उजाड़ेंगे, ठीक है ना। वो 6 महीने कमाते हैं, 6 महीने का वीजा लगवा के इंडिया आ जाते हैं। सर उनका तो डॉलर बहुत महंगा इंडिया में, 76 रुपए का डॉलर है, ठीक है ना। उन्होंने कमाया, 6 महीने ठीक ठाक जोड़ा, आ गए इंडिया में उजाड़ के। 6 महीने का वीजा लगा हुआ है, टूरिस्ट वीजा, चलो जी बैठेंगे इंडिया, ठीक है ना। 3 महीने ऋषिकेश, 3 महीने गोवा, ठंडी ठंडी जगह बैठे रहेंगे, वही बियर की बोतल हाथ में लेटे रहेंगे भाई साहब बीच पे। सर वो यही करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी एंजॉय करनी है बचे हुए 6 महीने में, ठीक है ना। या कईयों की सोच पता है क्या है, उनके वहां पर ना बेटा जो वर्किंग डे होते हैं वो बेटा एक वीक में 5 होते हैं, वीकेंड ऑफ है, तो वो 5 दिन में जो कमाते हैं वो अगले 2 दिन में उजाड़ देते हैं। हर एक की अलग सोच है, 6 महीने कमा लो 6 महीने उजाड़ लो, या 5 दिन कमा लो 2 दिन उजाड़ लो, खाली हो जाते हैं भाई साहब। और मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स को आप देख लेना न्यू ईयर पे खाली हो जाते हैं, जितना पूरे साल में कमाते हैं सब न्यू ईयर की पार्टीज, 10-10 दिन 20-20 दिन न्यू ईयर की पार्टी चलती है, सब खाली कर देते हैं। हाँ वही क्रिसमस वीक और न्यू ईयर कुछ नहीं छोड़ते भाई साहब, 1 रुपया नहीं छोड़ते अपने पर, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी बेटा फरवरी मार्च के आसपास, तो आपने सुना भी होगा कि बेटा अमेरिका में लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं है। वो इसलिए नहीं थे बेटा, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक सब खाली किया हुआ था आपने। इंडियंस की आदत होती है थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाओ, तो कहीं ना कहीं बेटा इंडियंस फिर भी झेल गए थे फर्स्ट वेव। अमेरिका में वो भी नहीं झेला जा रहा था लोगों से। चलो खैर सेपरेट मुद्दा, वैसे इसके ऊपर मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। चलो जी, हाँ जी। बेटा जनरल केस में कभी भी ऐसा होता नहीं, आपको बता देता हूं। चाहे आप बैंक में आज बैंक अकाउंट खुलवाने चले जाओ, चाहे आप इंश्योरेंस लेने चले जाओ, या और भी किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने चले जाओ, सबसे पहले आपको कहा जाता है नॉमिनी का फॉर्म फिल करके दो। आपने बोला नॉमिनी की 1 दिन पहले डेथ हो गई, आपसे बोला जाएगा आप नॉमिनी का नाम चेंज करा के दो। हाँ अगले दिन आपकी डेथ होगी, आपको बता देता हूं। फिर भी बेटा कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेट बनता है कोर्ट से, जिसको आप वारिसान बोलते हो बेटा, कि हमारी प्रॉपर्टी का वारिस कौन है। सर कोई तो निकल ही जाएगा, कोई तो निकल ही जाएगा आपकी प्रॉपर्टी का वारिस। अगर इन अ नॉर्मल केस कोई वारिस ही नहीं बचा आपका, तो हमेशा 100% केस में ऐसी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे कैसे होता है? नॉमिनी का मतलब क्या होता है? नॉमिनी का मतलब लीगल हायर नहीं होता, उसे लीगल हायर बोलते हैं। नॉमिनी का नॉमिनी कोई नहीं होता है भाई, क्या पता, समझा नहीं मैं। खुद हड़प ले कौन? गवर्नमेंट? सर गवर्नमेंट हमारी बहुत तेज है, तो मैं नहीं कुछ पता, ऐसे नहीं हड़प सकता कोई भी कुछ, हमारी गवर्नमेंट के पास ही जाती है ऐसी चीजें। आपको ये भी बात बता देता हूं, मान लो एक इंसान का बैंक अकाउंट है, आपने सुना होगा अगर आप 3 महीने तक जाकर कोई ट्रांजैक्शन ना करो तो आपका अकाउंट इनएक्टिव कर देते हैं। कभी किसी ने सुने ऐसी बात? मेरा बैंक अकाउंट है, मैं 3 महीने तक नहीं गया ना, मेरा अकाउंट इनएक्टिव कर देंगे। और कोई भी आप इंसान हो बेटा, सबका अकाउंट इनएक्टिव कर देते हैं। आप 6 महीने साल बाद उठ कर गए, आपने कहा ये अकाउंट ऑपरेट करना था, उन्होंने कहा ये तो इनएक्टिव है। अच्छा आपने चालू कराना है, लाओ पैन कार्ड आधार कार्ड फोटो दोबारा दो और हम इसको दोबारा एक्टिव कर देंगे। वो इसलिए ही करते हैं बेटा, अगर कोई इंसान 3 महीने तक नहीं आ रहा तो मान के चलते हैं हो गया अल्लाह को प्यारा। अगर आएगा तो दोबारा प्रूफ दे दे, दोबारा प्रूफ दे दे तो एक्टिव कर देंगे। आपको बता देता हूं, अगर आपका अकाउंट 7 साल तक इनएक्टिव रह गया, 7 साल तक इनएक्टिव रह गया, ऑटोमेटिकली ये सारा पैसा बैंक को ट्रांसफर करना होता है, आरबीआई को, और आरबीआई ट्रांसफर कर देता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं मानती भाई। इंश्योरेंस कंपनी, आप भाई प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो, आप कुछ भी हो, ये पैसा आप हड़प नहीं सकते, तो सरकार का पैसा है। चलो क्या इतनी बात ओके है ना बेटा, बहुत ज्यादा होगी चर्चा, आगे बढ़े। चलो जी बेटा, होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी हमने कंपेयर करके समझी, अब आगे कुछ कंपेयर नहीं करना, ठीक है जी, अलग अलग समझते चलेंगे। मैंने बोला है टोटल 5 है हमारे कोर्स में, 2 गई बेटा, थर्ड वन इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। लो प्यारे बच्चों, नाम से समझ में आ रहा होगा बेटा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, 2 लोगों की जिंदगी जुड़ी है भाई। हाँ जी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बेटा, ऐसी पॉलिसी जनरली हस्बैंड और वाइफ लेते हैं, या बेटा एक पार्टनरशिप फर्म के 2 पार्टनर,
नाम समझ में आ रहा होगा, ज्वाइंट लाइफ, दो लाइफ जुड़ी हुई है बेटा, या तो हस्बैंड और वाइफ लेते हैं बेटा, या पार्टनरशिप फर्म के बेटा दो पार्टनर मिलके लेते हैं। प्रीमियम इज पेड बाय ईदर ऑफ द पर्सन, कोई दे दो प्रीमियम। हस्बैंड वाइफ ने मिलके लिया है, दोनों वर्किंग है बेटा, चाहे वाइफ प्रीमियम पे कर दे चाहे हस्बैंड, ठीक है ना बेटा। आप दो पार्टनर हो, चाहे पार्टनर 1 प्रीमियम पे कर दे चाहे पार्टनर 2, कोई भी प्रीमियम पे कर सकता है। एक की डेथ पर दूसरे सर्वाइवर को पैसा मिल जाता है। हस्बैंड की डेथ हुई तो वाइफ को मिल जाएगा, वाइफ की डेथ हुई तो हस्बैंड को पैसा दे दिया जाता है। इसे बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और एक्सेप्शनल क्वेश्चन, मुझे पता ही है, दोनों की इकट्ठी हो जाए तो ऐसा तो यार तुम 11वीं क्लास के बच्चों, तुम्हारे दिमाग में आती बात तो यही है, दोनों की इकट्ठी हो जाए तो। सर अगेन यार, अब मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा, तू क्यों एक्सीडेंट करा रही, मैंने तो पहले ही मार दिया दोनों को इकट्ठे। हाँ जी बेटा, अगर दोनों की डेथ हो गई तो बेटा कोई ना कोई इस पॉलिसी का नॉमिनी होगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और नॉमिनी एक दिन पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया था तो बेटा गवर्नमेंट को कर दिया जाएगा। हाँ अगर नहीं, ऐसा ही होगा अगर पार्टनर, क्योंकि क्या होता है ये प्रीमियम पार्टनरशिप फर्म से पे किया जाता है, इसका मतलब आधा आधा आपकी कमाई से पे हुआ। एक की डेथ हुई तो दूसरे पार्टनर को मिलेगा, दूसरे की डेथ हुई तो पहले को मिलेगा। ओल ओके, ओल ओके, एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो गए। चलो हाँ, जनरल की तो बात ही नहीं करनी हमने। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, 4th वन बात करते हैं एन्यूटी पॉलिसी की। एन्यूटी पॉलिसी की बात करते हैं। लो प्यारे बच्चों समझना बेटा, हर इंसान को पता है कि वो पूरी जिंदगी मेहनत नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी कमा नहीं सकता, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी दुनिया को ये पॉलिसी लेते हुए देखा, एन्यूटी पॉलिसी। बेटा एन्यूटी पॉलिसी होती क्या है, आपको लगता है आप एक सर्टेन एज तक काम करने लायक हो, जैसे हर इंसान को पता होता है मैं कितना काम कर सकता हूँ। मुझे लगता है यार मैं 40, बस शायद 40 के बाद मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि बेटा कोई ना कोई यंगस्टर आएगा जो मेरे से अच्छी नॉलेज रखता होगा, मुझे पीछे कर देगा, ठीक है ना। होता है, जनरली होता है भाई, ठीक है ना। तो बाबू आप क्या करते हो, एन्यूटी पॉलिसी लेते हो, ठीक है। एन्यूटी पॉलिसी में आप क्या करते हो, या तो बेटा एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देते हो, या कोई अमाउंट आप मंथली तय कर देते हो कि मैं तेरे को मंथली इतना पे करता रहूंगा, या क्वार्टरली पे करता रहूंगा, या हाफ ईयरली पे करता रहूंगा, या एनुअली पे करता रहूंगा। आपने इंश्योरेंस कंपनी को कह दिया मैं तेरे को लमसम देता हूं, कुछ भी 50 लाख रुपए लमसम दे रहा हूं आज, और तू एक काम करियो, जब मैं 40 का हो जाऊं उसके बाद तुझे मेरी ये अमाउंट मेरे को पर मंथ देते रहना है। सर आज मैं एट द एज ऑफ 28 इंश्योरेंस कंपनी को 50 लाख दे देता हूं, ठीक है। 12 साल हैं अभी, मैंने 50 लाख आज ही दे दिए। 12 साल तक मैंने कहा तू कर ले जो इस्तेमाल तूने करना है, जितना तू बढ़ा सकता है, जितना तू ब्याज दे सकता है मुझे बढ़ा ले, ठीक है। जैसे ही मैं 40 साल का हूं, मेरा खर्चा 15,000 रुपये महीने, तो मुझे 15,000 रुपये महीना देता रही जब तक खत्म नहीं होंगे, और मुझे पता है इतने में पूरी जिंदगी चल जाएगी। समझ आई? तो बेटा जरूरी नहीं है, मैं 1 मिनट देख लो, पहले इस बात को बहुत आराम से समझ लो। बेटा आपका पेमेंट देने का तरीका ये बहुत सारे हो सकता है, लमसम भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। आपने कहा मंथली इंश्योरेंस कंपनी में तुझे 5,000 रुपये 10,000 रुपये महीना देता रहूंगा जब तक मैं 40 का नहीं हो जाता, 40 के बाद तो ये पैसा मुझे रिटर्न करता रही। मैं तय कर सकता हूं कि लमसम दे दो, मंथली दे दो, क्वार्टरली दे दो, हाफ ईयरली दे दो, या एनुअली दे दो। और ले कैसे सकता हूं, ले भी बेटा 4 तरीके से सकता हूं, बस लमसम नहीं ले सकता। चाहे दे दो मंथली, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली, चाहे एनुअली ले लो, जैसे आपको पसंद। बात समझ में आई? ओल ओके, क्लियर है बात? पेमेंट देने के तरीके 5, लेने के तरीके 4। ओके, बढ़े आगे? हाँ जी बोलो। बाबू देख, तेरे को एक बात बता देता हूं, आज की तारीख में नॉर्मल केस में बैंक एफडी पे ब्याज 5% है। इसका मतलब होता है लगभग बैंक 14 साल में तेरे पैसे डबल कर देता है, 14 साल में पैसे डबल कर देता है। मैंने अगर आज इंश्योरेंस कंपनी को 50 लाख दिए फॉर 12 ईयर्स, तो लगभग वो अमाउंट डबल होगी। 50 के 90 तो हो ही गए होंगे, 50 के 90 हो गए हैं। और मैं कौन सा 90 इकट्ठे ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं 15,000 रुपये महीना दियो। तो अगर उसने मुझे 15,000 रुपये महीना दे भी दिया 90 लाख में से,
तो अभी भी उसके पास 89,85,000 है, अगले महीने उस पर इंटरेस्ट लग रहा होगा। फिर मैं 15 निकालूंगा, मेरे बचे हुए अमाउंट पे भी तो इंटरेस्ट लगता जा रहा है। मैं तो नहीं मानता जिंदगी भर खत्म हो जाए अगर आप 15,000 रुपये महीना निकालते रहो। मुझे भी खत्म करके दिखाओ ऐसे पैसे। कब मर जाए? अगर वो पैसे लेने से पहले मर जाए तो अगेन बेटा नॉमिनी होगा, उसको मिलता रहेगा। तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। हर केस में नॉमिनी होगा, हर इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई ना कोई नॉमिनी होता है। अगर ज्यादा 50,000 रुपये महीना निकालवा दो, जब खत्म हो जाएंगे बेटा तब खत्म हो जाएंगे। 1 करोड़ रुपए महीना निकालते रहें। औकात के बाहर कोई बात नहीं करनी बेटा, सब औकात के अंदर अंदर करो, ठीक है ना। रात को नींद नहीं आएगी, करोड़ों में बातें करोगे तो फिर पूछना ना सुबह आके रीजन नींद नहीं आ रही थी। हाँ जी, क्या पागलों वाली बात यार, जितने डलवाए उतने ही मिलेंगे भाई, क्यों कपड़ों से बाहर निकल रहे हो भाई। चलो जी, वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी भाई अपने घर से कुछ नहीं देगी, आप ही का लूट लूट के आपको ही दिया जाता है। चलो जी बढ़े आगे, ओके बात। चलो जी बेटा, हमने 4 हेडिंग की चर्चा कर ली है। लास्ट वन, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। लो प्यारे बच्चों, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। बेटा नाम से समझ में आ रहा होगा, बेटा ये चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी है, और बेटा या तो ये पेरेंट लेते हैं बेटा फॉर द फर्दर एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, या बेटा उनकी मैरिज के लिए लेते हैं। सिविल देखते रहे, स्पेशल है, ठीक है ना बाबू। या तो फर्दर एजुकेशन के लिए लेते हैं बेटा, या उनकी मैरिज पर्पसेस के लिए लेते हैं। और जनरल केस में देखो यहां तो वर्ड लिखा हुआ है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। मैं बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी की ये स्कीम फीमेल चाइल्ड के लिए, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम फीमेल चाइल्ड के लिए। शिवी फिर रह गया, कुवारा ही मरेगा तू। हाँ जी, तो बेटा मैं वैसे एक आपको बता देता हूं, ये एक स्कीम का मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं, ये गवर्नमेंट की भी स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम है, आपने सुना होगा, कई बच्चों ने सुना होगा। स्कीम का नाम है सुकन्या योजना। सुना है ना बेटा, सुना है ना। मैं बताता हूं चलो इस स्कीम के बारे में आपको। बाबू सुकन्या योजना बच्चे की शादी के लिए है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं क्या इसके फीचर है। बाबू अगर आप 1,000 रुपये महीना कंट्रीब्यूट करते हो तो आपने एक साल में कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? 12,000। और बेटा आपको कंट्रीब्यूट करना है वो 14 ईयर तक, 1,68,000। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग की नसें फट जाएंगी। लो जी बेटा, आपने 1,000 रुपये महीना कंट्रीब्यूट करना है 14 ईयर्स तक। आपने अमाउंट पे करा होगा बेटा गवर्नमेंट को 1,68,000। यू हैव टू होल्ड इट फॉर 7 ईयर्स। अगले 7 साल आपको और होल्ड करना है, कुछ नहीं करना। 1,000 रुपये महीना दिया बेटा, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ अगले दिन आपने सुकन्या योजना बनवाई। ये फीमेल चाइल्ड के लिए सुकन्या, ठीक है ना बाबू। 1,68,000 रुपये 14 साल तक दिया। सिवी को ना, कैसी भी के लिए नहीं हो सकता ये। 7 साल तक होल्ड है बेटा, और जैसे ही 21 ईयर्स की हुई वो फीमेल चाइल्ड, बेटा गवर्नमेंट 6 लाख रुपए वापस करती है। सर इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने पे कितना करा? ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। और ये बेटा किसी भी पोस्ट ऑफिस, किसी भी बैंक से करा सकते हो आप। आज भी चलती है स्कीम और अगले पता नहीं कितने साल तक चलती रहेगी। चलो जी सुनना बाबू, ठीक है, अब ठीक है, मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। आपको बता देता हूं ये मिनिमम लिमिट है बेटा, मैक्सिमम आप इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए साल तक जमा करा सकते हो, यानी कि 12,500 रुपए महीना। अगर किसी ने 1.5 लाख रुपए महीना, सॉरी 1.5 लाख रुपए साल जमा कराया हो तो 14 साल में बेटा मेरा ख्याल 21 लाख रुपए जमा कराए होंगे, और बेटा मिलने वाली रिटर्न भी कम से कम 80 लाख के अप्रोक्स होगी। आधों का तो मन कर गया अभी पॉलिसी कराने, तुम्हारी ऐसी की तैसी निकम्मो। लो सुनना बेटा, एक काम की बात सुन लो, बड़े काम की बात, यहां पर इसको ये जानना बड़ा जरूरी है बेटा। मान लो जो भी आपके लिए प्रीमियम पे कर रहा है, उस फीमेल चाइल्ड के लिए जो भी प्रीमियम पे कर रहा है, मान लो बेटा उसके फादर वर्किंग है, वही प्रीमियम पे कर रहे थे। 14 साल तक प्रीमियम देना था। भगवान ना करे जब वो बच्ची 10 साल की थी उसके पेरेंट की डेथ होगी, उसी पेरेंट की जो वर्किंग था, तो क्या?
तो सर आपको कुछ भी पे नहीं करना, गवर्नमेंट तब भी आपको अमाउंट देगी, कुछ नहीं पे करना, वही पॉलिसी आपकी खत्म कर दी जाएगी और आपको तब भी अमाउंट मिलेगी 21 साल में 6 लाख। हर मंथ 1000 देने हैं, जिस महीने आप छोड़ोगे। कई बार ऐसा होता है इंसान नहीं जा पाता किसी भी मजबूरी की वजह से, 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप नहीं गए, जब आप जाओगे 5वें महीने तो आपसे 1,000 रुपये महीने के हिसाब से लिया जाएगा, कुछ पेनल्टी ली जाएगी क्योंकि आप लेट क्यों आए हो, कंपल्सन है। अगर बेटी मर गई किसी वजह से तो बेटा पेरेंट्स को अमाउंट उसी टाइम रिफंड कर दी जाएगी, अब तो शादी की कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं। ओके भाई, और कोई? बस बढ़े आगे। सर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ओके सर 4 बच्चे बहुत आवाज कर रहे हो, अब ये गलत हो रहा है, ठीक है ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, मैं खुद मस्ती करा देता हूं बहुत। चलो जी, लो बेटा, टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हमारे पास से खत्म हो गए। 5 ही तरीके के हैं बेटा, होल लाइफ, एंडोमेंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की बात करी हमने, एन्यूटी की बात करी हमने, चिल्ड्रन एंडोमेंट की बात करी, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं एक बार, अब आप इसको रीड करके बताओ। 98, 99, पेज नंबर 99, कुछ बुक में 98 होगा, आप एक बार रीड करके बताओ बेटा, आपको समझ आई टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। चलो बेटा, बाबू टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फिनिश हो जाते हैं बेटा। फायर इंश्योरेंस का कोई टाइप नहीं है, बस बेटा मरीन इंश्योरेंस के कुछ टाइप हैं, इसका डिस्कशन करना है। लो प्यारे बच्चों सुनना, टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। लो बेटा, ये 3 तरीके से हो सकता है बेटा, मरीन में इंश्योरेंस 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज शिप और हल इंश्योरेंस, सेकेंड वन इज कार्गो, एंड थर्ड वन इज फ्रेट। लो बेटा अभी समझाता हूं बेटा, लो सामने देखना मेरी तरफ। बेटा मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी 3 तरीके की हो सकती है। वैसे तो बता देता हूं यार, मेरे को ना इस वर्ड से बड़ी नफरत है, ठीक है ना, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की, बिजनेस में शिप का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। आपके हिसाब से ओके है, एनसीईआरटी के भी हिसाब से ओके है, पर मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ठीक है ना। लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, किताब लिखवाने बैठ जाते हैं हम, ठीक है ना बेटा। बाबू शिप नहीं होता, वेसल होता है। अभी आपको फर्क बता देता हूं बेटा, अगर आप मरीन रूट में ट्रैवल कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग ट्रैवल कर रहा है, तो बेटा वो शिप से ट्रैवल करता है। लेकिन अगर गुड्स जा रहे हैं तो उसको शिप नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है वेसल, ठीक है ना। करेक्ट वर्ड इज वेसल। और ऐसे ही बेटा गुड्स एरोप्लेन से नहीं जाते, एयरक्राफ्ट से जाते हैं। आपकी किताब का क्या है बेटा, वो तो लिख देगा एरोप्लेन से गुड्स जा रहे हैं, आप भी कह दोगे एरोप्लेन से जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट से जाते हैं गुड्स, इंसान ट्रैवल करता है एरोप्लेन से, ठीक है बेटा। चलो खैर, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, ये तो शिप और हल ही लिखेंगे और आपके टीचर भी यही पढ़ाएंगे। ना ना ना, बस आपके टीचर तो कहते हैं कहाँ लिखा बताओ, उन्होंने थोड़ी करी ऐसी है, हमने करी ऐसी है, तो है बाबू। सही तो चीज यही है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, ठीक है ना। ऑल्दो मेरे को तो इस पूरी बुक में यूज नहीं करना चाहिए, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं आपकी कोई पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा कि आप ट्रैवल करोगे, बिजनेस की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली गुड्स ट्रैवल करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो खैर छोड़ो, मैं तो अब मेरी मजबूरी, आप सुन लो, गलत ही सुन लो, शिप और हल ही बोलते रहेंगे हम, हमारा क्या जाता है। लो सुनना बेटा, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, और बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूं। एक ही एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। यूएसए से बेटा गुड्स आ रहे हैं इंडिया थ्रू मरीन रूट, ठीक है ना, मरीन रूट से आएंगे बेटा। बाबू अब एक बात सुनना, मरीन में ना लाखों तरीके के रिस्क है, और आपको बता देता हूं बेटा, मरीन इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। अगर गुड्स आपने इंपोर्ट करने हैं चाहे एक्सपोर्ट करने हैं बेटा, दोनों देश की गवर्नमेंट होने नहीं देती जब तक आपने इंश्योरेंस नहीं कराया। पहली बात ये। दूसरी बात, आप खुद भी बेटा रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते भाई कि अगर ये वेसल गया ना तो कितने लाख कितने करोड़ जाएंगे। क्योंकि बेटा आप ये समझ के चलो, एक वेसल की कैपेसिटी 100-100, 200-200, 500-500, 1-1000 कंटेनर होती है। कंटेनर देखा किसी ने अपनी रियल लाइफ में?
आपको बता देता हूं बेटा, इस पूरे रूम में सिर्फ 2 ही कंटेनर आ सकते हैं, एक इस हिस्से में और एक हिस्से में। सोच के देखो कितना बड़ा कंटेनर होता है। और अगर आप ये सोचकर देख लो बेटा, एक कंटेनर मोबाइल एसेसरी से भरा हुआ है, कितनी सी होती है मोबाइल एसेसरी, इतने इतने एयरपोर्ट्स हैं बेटा, कहीं कहीं 1000 के, और गलती से वेसल गया तो सर बस आप भी छलांग मार ही देना बिना सोचे समझे, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, गलती से वेसल गया तो छलांग ही मारनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है इसके बाद। तो बेटा कोई ऐसा रिस्क नहीं लेता। और ऐसे एक वेसल पे 1,000 कंटेनर आते हैं, 1,000 कंटेनर, इतने बड़े बड़े वेसल हैं बेटा इंडिया में भी। तो आप सुनना बेटा, एक वेसल चलने वाला है यूएसए से इंडिया की तरफ। आप सोच सकते हो वेसल की कीमत कितनी होती होगी, वेसल की कीमत का अंदाजा लगाओ कितनी होती होगी जो 1,000 कंटेनर को झेल पाए। सर कई 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का वेसल, 15,000 करोड़ का वेसल, 5,000 करोड़ का वेसल। सर शिपिंग लाइन ये रिस्क लेगी कि वेसल का इंश्योरेंस ना कराए। 5,000 करोड़ का वेसल है, वो रिस्क लेगी कि नहीं मैं वेसल का इंश्योरेंस नहीं कराती? सर कोई शिपिंग लाइन ये रिस्क नहीं लेती। कोई भी शिपिंग कंपनी होती है सबसे पहले अपने वेसल के लिए, अपने शिप के लिए इंश्योरेंस लेती है। और बेटा वो एक चीज का इंश्योरेंस नहीं लेती, शिपिंग लाइन 2 चीजों का इंश्योरेंस लेती है साइमल्टेनियसली। अपने वेसल का तो लेगी बेटा, साथ ही साथ अपनी फ्रेट का भी लेगी। फ्रेट मतलब किराया भाड़ा। सर यूएसए से वेसल चलता है इंडिया की तरफ, और ये सी जर्नी 15 दिन की है। 15 दिन में बेटा यूएसए से गुड्स पहुंचेंगे इंडिया, ठीक है ना बाबू। एक कंटेनर की फ्रेट है 5 लाख रुपए, 1,000 कंटेनर आ रहे हैं, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1,000, 50 करोड़ रुपए फ्रेट है, किराया वेसल का किराया। सर अगर ये मैं बोलता हूं 14वें दिन डूब जाए तो एक तो वेसल गया, और कोई किराया क्यों देगा? क्योंकि बेटा गुड्स डज नॉट रीचेस टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचेगा, कौन किराया देगा? वो कहेगा एक तो तुमने हमारा सामान डुबा दिया, एक तुम बात कर रहे हो, किराया दे दो। किस बात का किराया? कोई किराया देगा? तो बेटा शिपिंग लाइन को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 चीजों का इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अपने वेसल को तो इंश्योर कराना पड़ता है बेटा, फ्रेट का भी इंश्योरेंस लेते हैं, फ्रेट का भी इंश्योरेंस। अगर बेटा डूब गया वेसल तो इसका भी पैसा मिलेगा, इसका भी पैसा मिलेगा, दोनों कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी देगी। फिर कार्गो क्या बनाए बेटा? बेटा वो जो कंटेनर में गुड्स आ रहा है ना, जब भी वेसल पे कोई गुड्स आता है उसको हम प्यार से कार्गो बोलते हैं, गुड्स को ही कार्गो बोला जाता है। ऑल क्लियर? कार्गो का इंश्योरेंस कौन लेगा? शिपिंग लाइन। कौन लेगा? रिस्पेक्टिव ऑनर्स। जिसका सामान है बेटा अपने अपने सामान का ले लो इंश्योरेंस। तो बेटा ये तो इंश्योरेंस लेंगे रिस्पेक्टिव ऑनर्स, जो भी ऑनर होगा बेटा जिस भी कंटेनर का। और बेटा ये इंश्योरेंस कौन लेगा बेटा? ये दोनों इंश्योरेंस शिपिंग लाइन लेगी, शिपिंग कंपनी लेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? एक एक्स्ट्रा बात हो जाए यहां पर, अब बढ़ाते बढ़ाते कुछ याद आ गया यार, लो सुन लो, मजा आ जाएगा बेटा सुन के। बाबू एक बार ना यूएसए को कोई गुड्स ऑर्डर करना था, और यूएसए के पास 2 ही अपॉर्चुनिटी थी बेटा, 2 ही देश ऐसे थे बेटा जो उस प्रोडक्ट को बनाते थे, एक इंडिया और एक चाइना। तो उन्होंने बोला इंडिया अगर हम आपको ऑर्डर प्लेस करें आप कितने दिन में दे दोगे? उन्होंने बोला ठीक है हम आपको 30 दिन में डिलीवर कर देंगे। 15 दिन की तो सी जर्नी है और 15 दिन हमें प्रोडक्शन में चाहिए क्योंकि आप बहुत ह्यूज क्वांटिटी मांग रहे हो। उसने कहा ठीक है हम चाइना से भी कंफर्म कर लेते हैं। उन्होंने चाइना से पूछा कि कितने दिन में दे दोगे? चाइना ने कहा 15 दिन में। और क्या बात कर रहे हो, इंडिया और चाइना तो बराबर में है, आपसे भी तो 15 दिन का ही डिस्टेंस है। कह रहे आपको क्या मतलब, आप हमें ऑर्डर प्लेस करो, हम 15 दिन में देके दिखाएंगे आपको, हम आपको 15 दिन में गुड्स प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। उन्होंने इंडिया को रिकनेक्ट करा कि वो तो कह रहे हैं 15 दिन में दे देंगे, आप 30 दिन मांग रहे हो। कह रहे पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया ने कहा पॉसिबल ही नहीं है, कैसे दे देंगे, 15 दिन की तो सी जर्नी है। और चाइना बार बार कह रहा है आप हमें ऑर्डर तो प्लेस करो, हम देके दिखाएंगे आपको, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हम डबल अमाउंट वापस करेंगे अगर हम 15 दिन में ना दे पाए। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और चाइना को ऑर्डर प्लेस कर दिया। सर वो दिमाग ना बड़े खतरनाक है। उन्होंने क्या करा, वेसल में फैक्ट्री लगा दी और सारे 3 टाइम के मजदूर बिठा दिए, तीनों की शिफ्ट 8-8 घंटे की। वेसल चलता रहा बेटा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता रहा। जब आप 15वें दिन वहां पहुंचे पैकिंग समेत गुड्स तैयार पड़े थे।
दिस इज चाइना फॉर यू। ऐसा मास्टरमाइंड बनना है बेटा अगर उनको पीछे कर रहा हूं, ठीक है ना जी। चलो क्या टाइप ऑफ शिप, ये तो क्लियर हुए ना बेटा। टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस, शिप और हल की बात करी हमने कार्गो की बात करी, हमने फ्रेट की बात करी। बेटा एक बार रीड करना, पेज नंबर क्या है ये, 103 102। बेटा कुछ बुक में 101 पे हो सकता है, कुछ बुक में 102। एक बार आप रीड करके बताओ बेटा। अभी ना कुछ बड़े छोटे छोटे से टॉपिक है वो निपटाने हैं मुझे इंश्योरेंस में। आप पेज नंबर 98 पर आना। पेज नंबर 98 पर आओगे तो आपको ना दिखाई दे रहा होगा बेटा 4 पॉइंट लिखे इन रोमन, 1 2 3 4 लिखे हैं ना बेटा। और अगर मैं पढ़ूं बेटा, फर्स्ट पॉइंट शुरू होने से पहले वाली लाइन, द मेन एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर, ऐसे ही लिखा है ना बेटा। फर्स्ट पॉइंट काट देना बेटा, अभी आपके लेवल की बात नहीं है। सेकंड पॉइंट में पढ़ लो क्या लिखा है बेटा, सिर्फ सेकंड लाइन में लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस पे एटमोस्ट गुड फेथ लगता है, सर मैंने पढ़ाया हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस पे एटमोस्ट गुड फेथ लगता है ना बेटा। इन अ गुड फेथ इंश्योरर इंश्योर्ड आपस में कोई बात नहीं छुपाएंगे। पेज नंबर 97 पे होगा आपकी बुक में, एक नंबर पीछे ही चल रहे हो आप। मैं अभी कंफर्म कर दूंगा, ज्यादा बात है करूं भाई, रोकियो यार। बेटा पॉइंट नंबर 1 मैंने कटवा दिया है। पॉइंट नंबर 2 बेटा एटमोस्ट गुड फेथ लाइफ इंश्योरेंस पे लगता है समझाया हुआ एटमोस्ट गुड फेथ, इसी दिन के लिए समझाया था कि आज मेहनत नहीं करनी। बेटा थर्ड वन, अगर आप सेकंड लाइन में सेकंड वर्ड देखोगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करता है। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट लगता है, याद करो मैं उन्हीं लोगों का इंश्योरेंस करा सकता हूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मेरी फैमिली, मेरे ब्लड रिलेटिव, मेरा स्पाउस। याद है ओके बात। पॉइंट नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। याद है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसी पोजीशन में आपको कोई लाकर खड़ा नहीं कर सकता। याद है ना, खत्म हो गए बेटा ये 3 पॉइंट। ऐसे ही बेटा फायर इंश्योरेंस में पेज नंबर 100 पे 4 पॉइंट है, लिखा हुआ है बेटा। आपको बता देता हूं, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है फायर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस, पता है होता है। सेकेंड वन बेटा लिखा हुआ है एटमोस्ट गुड फेथ होता है फायर इंश्योरेंस में, होता है, कोई बात नहीं छुपानी। थर्ड वन बेटा स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी मतलब अगेन इंश्योरेंस का पर्पस आपको उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर देना है जिसमें आप लॉस से पहले थे। और फोर्थ वन कहता है अप्रॉक्सीमेट कोज भी लगता है इसके ऊपर, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। और आपको बताता हूं यही चारों नाम मरीन में भी हैं। देखो बेटा कहां पर है मैं बता देता हूं। मरीन में जहां मैंने फ्रेट इंश्योरेंस खत्म करा अभी, उसके नीचे ही दिए हुए हैं पॉइंट नंबर 1 2 3 4, यही चारों दिए हुए बेटा जो मैंने फायर में बोले। ओ लोग के स्पीड पे चलो जी। अब मैं पेज नंबर 101 पर हूं बेटा। डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, बड़ा काम का मुद्दा। और आपको बता देता हूं बेटा, इस पे लेक्चर लगाने हैं 2, एक पेज का टॉपिक है। आपको बता देता हूं नो बेसिस ऑफ डिफरेंस पे डिफरेंस दिया गया है, हमें कोई 6 बेसिस पे याद करना है, कोई 6 बेसिस पे। और बेटा ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि मैं 6th वाला बेसिस जरूर लूंगा, नहीं लूंगा क्या, ये तो पहले लूंगा, बाकी सब तो बाद में गए, ठीक है ना बेटा। ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है ना। कौन लेना चाहता है बताओ 5th बेसिस, बस गायब हम, चलो छोड़ो बेटा। पेज नंबर 101 हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। काम की बात बेटा, जो पहली बार मेरे सामने डिफरेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बात बोल देता हूं बेटा। क्लास 11th 9th और 10th से इस सेंस में डिफरेंट है बेटा कि आप कभी भी कोई डिफरेंस लिखेंगे विदाउट बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं लिखेंगे। अगर आपने बेसिस ऑफ डिफरेंस इग्नोर कर दिए, सिर्फ डिफरेंस चिपका दिया, तो 0 के लिए तैयार है ना। फिर मत पूछना कि गलती क्या की थी, कोई टीचर नंबर नहीं देगा, कोई भी टीचर। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना है। और बेटा मैक्सिमम हमारे कोर्स में 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हमारा पेपर पैटर्न कहता है 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन। 3 4 5 6 के आ सकते हैं क्वेश्चन। अगर ये 3 नंबर में डिफरेंस आया तो 3 बेसिस पे डिफरेंस, 4 में आया तो 4, 5 में आया 5, तो 6 में आया तो 6, तो मैक्सिमम 6, ठीक है जी। 7 8 9 का कोई स्कोप नहीं है बेटा, देख लेंगे, जो हमें 3 मुश्किल लगेंगे वो उड़ा देंगे।
ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस से। फर्स्ट और सिक्स्थ तो आज जरूर पढ़ के जाएंगे बेटा, बाकी मैं देख लूंगा, बाकी 4 2 लेक्चर में कराने हैं। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट मैटर पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है बेटा सब्जेक्ट मैटर। लाइफ इंश्योरेंस में लिखा है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज ह्यूमन लाइफ। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? ह्यूमन लाइफ। मरीन में क्या, सॉरी फायर में क्या होता है बेटा? फिजिकल एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी घर, कोई भी दुकान, घूम फिर के सबके लिए वर्ड यूज कर सकता हूं एसेट, ठीक है ना। और मरीन में ये लिखा है भाई बेटा शिप और हल, कार्गो और फ्रेट, यही 3 मैटर हो सकते हैं सब्जेक्ट मैटर, और तो कुछ नहीं हो सकता। ओ लोग के बड़े आगे। सिक्स्थ बेसिस लॉस मेजरमेंट। बेटा मैं बोलता हूं आपका 1 करोड़, मैं पहले फायर इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, आपका 1 करोड़ का घर है, 10 करोड़ का घर है, 100 करोड़ का घर है, एंटीलिया ही क्यों ना है, आग लगेगी तो बेटा वैल्यू तो निकल सकती है। ऐसी कोई एसेट नहीं है दुनिया में जिसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती बेटा। तो बेटा अगर मैं बात करूं फायर इंश्योरेंस के केस में लॉस मेजर किया जा सकता है, जितना मर्जी ह्यूज क्यों ना हो बेटा, लेकिन लॉस मेजर किया जा सकता है। सेम बात मैं मरीन में कर सकता हूं, सर पूरा वेसल डूब गया होगा, लॉस तो मेजर किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ लॉस इज इमेजरेबल, जिसका गया वही बता सकता है कितने का गया, ठीक है ना भाई। लॉस मेजर नहीं किया जा सकता, ह्यूमन लाइफ अनमोल है बेटा, कोई कीमत नहीं उसकी। ओके बात, फर्स्ट वन और सिक्स्थ वन बेसिस क्लियर बस बेटा। बाकी तो अभी जो अगला बेसिस मुझे कराना उसमें 1 दिन पूरा लगेगा एक बात बताने में, ठीक है जी। अभी फिर मैं आपको बता देता हूं बेटा, मेरे को शौक नहीं है बुक से एक वर्ड रीड कर दूं और बेटा चिपकाया बता दूं, आपको पता ही है मेरा, मैं तो जब शुरू होता हूं पूरा गंगा की गहराइयों में डूब के आएंगे भाई। चलो जी, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।